बच्चों, आज हम संचयन पुस्तक की पहली कहानी हरिहर काका के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे समाज में रिश्तों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये रिश्ते विश्वास और भावनाओं पर आधारित होते हैं। इन रिश्तों की अहमियत तब तक होती है जब तक वे एक दूसरे के लिए समर्पित हों, एक दूसरे पर निस्वार्थ भावना से विश्वास करें, उनकी निस्वार्थ भावना से मदद करें। लेकिन जब यही रिश्ते लालच और स्वार्थ का चोला ओढ़ लेते हैं, तब इन रिश्तों की अहमियत खत्म हो जाती है और अंत में ये रिश्ते पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। हमारी कहानी हरिहर काका इन्हीं बदलते हुए रिश्तों को बताती है। तो बच्चों, पहले हम हरिहर काका के पाठ के लेखक मिथिलेश्वर जी का जीवन परिचय जान लें, तत्पश्चात हम पाठ में प्रवेश करेंगे। तो बच्चों, आइए हरिहर काका के लेखक मिथिलेश्वर जी का हम जन्म परिचय जानते हैं। इनका जन्म 31 दिसंबर 1950 को भोजपुर भोजपुर कहाँ है? बिहार में है, वहां हुआ था। इनकी भाषा जो है हिंदी है। इनकी विधाएं हैं उपन्यास और कहानी। कहानी संग्रह इन्होंने जो कहानियां लिखी हुई है वह इस प्रकार से: बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, मेवना का निर्णय, हरिहर काका और भी बहुत सारी इन्होंने लिखी। उपन्यास: झुनिया, युद्ध स्थल, सुरंग में सुबह। सम्मान इन्हें प्राप्त हैं अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार, सोवियत लैंडन नेहरू पुरस्कार और यशपाल पुरस्कार, साथ में अमृत पुरस्कार भी मिले हुए हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं। लेखक हरिहर काका से मिलने उनके घर जाते हैं। उनका हालचाल पूछने पर वे लेखक को एक बार देख तो लेते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं। उनकी निगाहें ही उनकी स्थिति परिस्थिति सब बता देती हैं। लेखक जिन्हें बहुत सम्मान देते थे, हरिहर काका उनमें से एक हैं। बचपन में हरिहर काका लेखक को बहुत प्यार करते थे और लेखक के बड़े होने पर सबसे पहले दोस्त भी वे ही थे। वे लेखक से खुलकर बातें करते थे, पर अब वे चुप हो चुके थे। लेखक को यह जानने की तीव्र इच्छा थी कि आखिर हरिहर काका ऐसे क्यों हो गए हैं। लेखक उनकी दुख को कम करने की कोशिश करना चाहते थे। हरिहर काका के दुख को बताने से पहले लेखक अपने पाठकों को अपने गांव तथा गांव के ठाकुरबाड़ी के बारे में बताना चाहते हैं, जिसके बिना यह कहानी अधूरी रह जाएगी। लेखक का गांव आरा शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां की आबादी 2500-3000 होगी। गांव के 3 प्रमुख स्थान थे: बड़ा सा तालाब, पुराना वृक्ष और ठाकुरबाड़ी। ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई है किसी को नहीं पता, पर जैसे जैसे गांव बसना शुरू हुआ, लोगों की आस्था ठाकुरबाड़ी के प्रति बढ़ती गई और ठाकुरबाड़ी, जो छोटा सा मंदिर हुआ करता था, अब वह लोगों की आस्था, विश्वास, दान दक्षिणा के चलते विशाल और भव्य मंदिर बन गया था, जो कि पूरे इलाके में भी नहीं था। अब ठाकुरबाड़ी के पास 20 बीघा जमीन और धार्मिक समिति है, जिसमें प्रत्येक 3 साल में एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति होती है। अधिकांश लोगों का खाली समय ठाकुरबाड़ी के साधु संतों के प्रवचन सुनने में जाता था। लेकिन अब हरिहर काका ने भी ठाकुरबाड़ी जाना बंद कर दिया था। लेखक को भी वहां के साधु संतों में बनावटीपन नजर आता था। हरिहर काका के 4 भाई थे। हरिहर काका की 2 शादियां हुई, लेकिन अभी उनके कोई बच्चे न थे और पत्नी स्वर्गवासी हो गई थी। अब वे अपने भाइयों के साथ प्रेम से रह रहे थे। हरिहर काका के परिवार के पास 60 बीघा जमीन थी और हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघा जमीन थी। हरिहर काका के भाइयों ने अपनी बीवियों को यह सीख दे के रखी थी कि वे हरिहर काका के खाने पीने, उनके रहने का पूरा ध्यान रखें। कुछ दिन तो उनकी बीवियों ने काफी उनकी सेवा की, लेकिन धीरे धीरे फिर छोड़ दिया। जब भी हरिहर काका की तबीयत खराब होती तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाते और अपनी दोनों बीवियों को याद कर उनकी आंखों में आंसू आ जाते। धीरे धीरे हरिहर काका का उनके भाइयों और उनके भाइयों की बीवियों के प्रति मोह भंग होने लगा। एक दिन तो हरिहर काका की सहन शक्ति ही जवाब दी जब उनके भतीजे के दोस्त के आने पर बहुत सारे पकवान बने, लेकिन उन्हें वही रूखा सूखा भोजन मिला। अब उनके क्रोध की सीमा न रही और उन्होंने अपने भाइयों की बीवियों पर चिल्लाना शुरू किया। जब वे चिल्ला रहे थे, तब ठाकुरबाड़ी के पुजारी वही हवेली के दालान में बैठे हुए थे और जैसे ही पुजारी ने ये सारी बातें सुनी, तो जाकर महंत ने मौके का फायदा उठाया और मौके का फायदा उठाकर उन्होंने हरिहर काका को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया कि वे अपनी 15 बीघा जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें। इससे उनका लोक और परलोक
दोनों ही सुधर जाएगा। महंत की बातों का हरिहर काका पर कुछ कुछ प्रभाव पड़ने लगा था, लेकिन वे दूसरी तरफ यह सोच रहे थे कि कैसे भी है वो मेरे भाई हैं, वो मेरे अपने हैं। यदि मैं अपनी 15 बीघा जमीन को ठाकुरबाड़ी के नाम कर दूंगा तो ये उनके साथ धोखा होगा। महंत जी अपनी अनुभवी आंखों से समझ गए थे कि उनकी बातों का प्रभाव हरिहर काका पर हो चुका है और वे उन्हें ठाकुरबाड़ी ले आए। ठाकुरबाड़ी में आते ही पुजारियों ने उनकी तरह तरह से जी हुजूरी करना शुरू कर दी। हरिहर काका का ठाकुरबाड़ी में विशेष ध्यान रखा जाने लगा। शाम को जब हरिहर काका के भाई घर पहुंचे तो उन्हें सारी कहानी का पता चला। तब सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नियों को खूब डांटा और फिर उसके बाद वे हरिहर काका को लेने के लिए ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। तब वहां पर महंत जी ने कहा, अभी बीमारी से उठे हैं तो यहाँ उन्हें रहने दीजिए, भगवान के दरबार में आए हैं, उन्हें शांति मिलेगी। फिर हरिहर काका के भाई वापस लौट गए, लेकिन वे चिंता मग्न हो गए। हरिहर काका की 15 बीघा जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम न करवा ली, इसीलिए वे सुबह सुबह हरिहर काका के पास पहुंच करके उनके पैरों में गिड़गिड़ाते हुए रोने लगे और माफी मांगनी शुरू कर दी। तब हरिहर काका का दिल पसीज गया और वे अपने भाइयों के साथ वे घर वापस लौट कर आए। इस बार हुए बदलाव को देख करके तो वे दंग रह गए। इतनी खातिरदारी तो मेहमानों की भी नहीं होती है जितनी उनकी हो रही थी। हरिहर काका समझ चुके थे कि ये सब महंत जी के कारण हुआ है और इस कारण हरिहर काका के मन में महंत जी के प्रति श्रद्धा बढ़ चुकी थी। अब पूरे गांव में हरिहर काका, महंत जी और उनके परिवार की चर्चा होने लग गई थी। अब पूरा गांव दो वर्गों में बट चुका था। एक वर्ग यह कह रहा था कि हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए, जिससे कि यह हमारे पूरे गांव की सबसे बड़ी, यह पूरे इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी कहलाएगी। और दूसरा वर्ग ये कह रहा था कि उनकी 15 बीघा जमीन को भाइयों के नाम कर देनी चाहिए, क्योंकि यह उनका व्यक्तिगत मामला है। स्थिति परिस्थिति को देखकर हरिहर काका के भाइयों ने यह निवेदन करना शुरू कर दिया कि हरिहर काका की जमीन उनके भाइयों के नाम कर दें। लेकिन हरिहर काका बोलते कि मैं जब मर ही जाऊंगा तो सारी जमीन तुम्हारे नाम तो हो जानी है, फिर किस बात का डर है तुम्हें। और यह कहकर वो उस बात को टाल देते। और दूसरी तरफ जब भी महंत को मौका मिलता तो वह हरिहर काका के पास आकर उन्हें बहलाना फुसलाना फिर से शुरू कर देते और कहते कि अपनी जमीन को ठाकुरबाड़ी के नाम करते। लेकिन अब हरिहर काका जागरूक हो चुके थे। अब महंत जी की चिंताएं थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है कि अपनी जमीन को ठाकुरबाड़ी के नाम करूं या अपने परिवार को दूं। परिवार का मुंह भी तो छोड़ा नहीं जाता। ऐसी स्थिति में उन्होंने हरिहर काका के अपहरण करने की योजना और उनका अपहरण कर भी लिया। तब हरिहर काका को समझ में आया कि ये सिर्फ मेरी जमीन के लिए मेरे पीछे पड़े हुए थे। महंत ने हरिहर काका के को दबाव देकर उनके साथ जोर जबरदस्ती करके उन्हें मार पीट करके उनके अंगूठे के निशान ले लिए। तब हरिहर काका दंग रह गए। हरिहर काका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत ऐसा घृणित कार्य करेंगे। अब उनके मन में जो महंत के प्रति श्रद्धा थी वह पूरी तरह से खत्म हो गई। अब वो महंत उन्हें दुराचारी अत्याचारी दिखने लगा था। अब वे उस महंत को देखना भी पसंद नहीं कर रहे। तो दूसरी ओर जैसे ही हरिहर काका के भाई अपने घर आए तो उन्हें जैसे ही पता चला कि हरिहर काका का अपहरण हो गया है तो हरिहर काका को वे लोग ढूंढने निकल पड़े। गांव वालों की मदद से पता चला कि हरिहर काका का अपहरण महंत जी ने करवाया। तो वे सबसे पहले तो ठाकुरबाड़ी गए, वहां पे ढूंढना शुरू किया। फिर वहां से गोलीबारी की आवाज सुनकर उनके साथ जो गांव वाले गए थे वे सब डर करके भाग गए। बचे ये तीनों ही भाई और इन तीनों भाइयों ने फिर अकेले ना लड़ पाने के कारण पुलिस बुलाने की सोची और पुलिस बुला करके फिर पूरी ठाकुरबाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। इतना करते करते सुबह हो गई। वहां पर एक कार्यवाहक से पूछा कि यहाँ पर काका है क्या, हरिहर काका है, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर भी कमरे में जाकर उन्होंने हरिहर काका को ढूंढने की कोशिश की। पता न चल पाने के कारण वे लोग वापस आ रहे थे। इतने में किसी ने दरवाजे को पीछे से धक्का मारा और जैसे ही पीछे से दरवाजे पर धक्के की आवाज आई, पुलिस चौकन्नी हो गई। फिर उस दरवाजे को तोड़ा गया। तब उन्होंने देखा कि हरिहर काका के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है, हाथ पैर बंधे हुए हैं और वो नीचे जमीन पर डले हुए हैं। फिर उनका मुंह खोला, हाथ पैर उनके खोले गए। हरिहर काका की इस दयनीय स्थिति को देखकर उनके भाइयों को महंत पर बहुत गुस्सा आया और हरिहर काका का भी भ्रम टूटा। वे इस बात को सोच करके भी दंग रह गए कि मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता था कि महंत जी ऐसा कर सकते हैं, इतना घृणित कार्य कर सकते हैं। और फिर उन्होंने पुलिस को महंत द्वारा किए गए इस घृणित कार्य का पूरा ब्यौरा दिया। अब
हरिहर काका के भाइयों ने हरिहर काका की सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखना शुरू कर दिया। अब उनके साथ 4 पुलिस वाले लगे रहते थे। जहाँ हरिहर काका जाते, वहाँ पे उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते थे ये पुलिस वाले। और अब ठाकुरबाड़ी की जो स्थिति थी, वहाँ पे खूंखार से खूंखार लोग आने लगते थे। इसलिए सारे गाँव ने ठाकुरबाड़ी जाना बंद कर दिया। और जो गाँव था, वह भी 2 वर्गों में बँट गया था। एक हरिहर काका की ज़मीन को उनके परिवार को देने के लिए था, और जो दूसरा वर्ग था, वह ठाकुरबाड़ी के पक्ष में हो गया। अब हरिहर काका चतुर व ज्ञानी समझे जाने लगे थे। अब वे किसी की चिकनी-चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले थे, और उन्होंने तय कर लिया था कि अब वे ज़मीन किसी को भी नहीं देंगे, चाहे वह महंत हो या फिर उनके भाई। पर उनके भाइयों ने वैसा ही काम शुरू कर दिया जैसा कि महंत जी ने किया था। अब भाइयों ने भी हरिहर काका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। वे उनके साथ भी वही मारा-पीटी करने लगे थे जैसा कि महंत ने किया था। लेकिन इस बार हरिहर काका ने अपनी बहादुरी दिखाई। बहादुरी दिखाने के बाद भी उनके भाइयों ने उन्हें खूब मारा-पीटा, इतना मारा कि यदि पुलिस ना आती तो उनकी तो जान ही ले लेते वे लोग। अब हरिहर काका को किसी पर विश्वास नहीं रह गया था, इसलिए उन्होंने पुलिस से अपनी सुरक्षा के लिए 4 गार्डों की मांग की। गाँव के नेता नताड़ी भी आते और उनसे यह बोलते कि आप अपनी ज़मीन हमें दे दीजिए, हम उस पर स्कूल खोलेंगे। लेकिन अब हरिहर काका किसी की बातों में नहीं आने वाले थे। और दूसरी तरफ गाँव में जो भी हरिहर काका की चर्चा होती, वह बिजली की तरह फैल जाती। एक खबर तो यह थी कि महंत और उनके भाइयों ने जब अंगूठे के निशान लिए, उसके बाद हरिहर काका को मारा क्यों नहीं? दूसरी खबर यह थी कि उनके मरने के बाद उन्हें अग्नि कौन देगा? तीसरी खबर यह थी कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनके भाइयों ने एक बुटन नामक गाँव के डाकू से बात करके रखी थी, जो कि उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करेगा, और 5 बीघा ज़मीन उस बुटन डाकू को दी जाएगी और 10 बीघा ज़मीन उनके भाइयों को। और चौथी खबर यह थी कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद महंत देश के कोने-कोने से साधु संतों को बुला करके बैठक करवाई। अब पूरे गाँव में आतंक का माहौल छा गया था। किसी को नहीं पता था कि आने वाले वक़्त में क्या होने वाला है। और दूसरी तरफ हरिहर काका चुपचाप हो चुके थे। उनको गूंगेपन की बीमारी भी हो चुकी थी। अब गाँव वाले बहुत सारी बातें कहते और सुनते, लेकिन अब हरिहर काका किसी भी बात का जवाब नहीं देते। बच्चों, यहाँ पर हरिहर काका पाठ का अंत होता है। मुझे विश्वास है कि आपको यह पाठ समझ में ज़रूर आया। यदि आया है, तो आप मुझे एक प्रश्न का ज़रूर जवाब दीजिए। जो हरिहर काका हैं, इनकी कहानी अभी हमने इसको समझा है, लेकिन यह कहानी, यह जो बुराई है, हमारे पूरे समाज में व्याप्त है, और इस बुराई का हल क्या होना चाहिए, यह मैं आपसे कमेंट्स में ज़रूर जानना